गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था PYQ किस पर, विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय पर। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को लास्ट क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी और बेनिफिशियल भी होगा मेरे ख्याल से। तो अगर है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलें, ठीक है। तो खंड सा 2 अंक, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्थैतिक विद्युत गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम का नियम निगमित कीजिए। क्या करना है? गॉस की प्रमेय लिखना है और गॉस की प्रमेय लिखने के बाद आपको क्या करना है? कूलाम के नियम को निगमित करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है? गॉस की प्रमेय होता है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था किसी बंद पृष्ठ से, मान लो कि यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, क्या चीज़, यहाँ अगर आवेश Q है तो यहाँ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, F फ्लक्स निकल रहा होगा, वो किसके बराबर होगा? इस बंद पृष्ठ में से बद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है मान लो Q है, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही क्या है? गॉस की प्रमेय है, जो कि लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे लीव कर रहे हैं क्योंकि डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि आप कूलाम के नियम को निगमित कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्या? गॉस की प्रमेय, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं। अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम का नियम आप लोगों को पता होगा। कूलाम का नियम क्या होता है? कोई बताएगा नियमन? कूलाम का नियम क्या होता है? अगर दो स्थिर बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु, एक Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो क्या होता है? उन आवेशों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द कूलाम का नियम, ठीक है। ठीक है, मैंने हल्का सा लाइटली आपको बता दें कूलाम का नियम होता क्या है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कूलाम के नियम F इक्वल टू, ये हमको लाना है किसी भी तरह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 आवेश चाहिए। क्या चाहिए? 2 आवेश चाहिए। तो एक आवेश आप लेट कर लो कि एक आवेश Q है किसी बिंदु O पर, ठीक है। एक आवेश Q है किसी बिंदु O पर और इससे R डिस्टेंस पे एक आवेश में परीक्षण आवेश Q0 ले रहा हूँ। ये R डिस्टेंस है, ठीक है। ये मैंने ले लिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे? इसको मान ले रहे हैं पॉइंट P और इस पॉइंट P से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन पृष्ठ खींच ले रहे हैं। और मैंने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? भाई कूलाम का नियम तो 2 आवेश चाहिए। एक आवेश को मैंने O पे रख दिया, दूसरे आवेश को मैंने P पे रख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं? इस आवेश जो Q0 आवेश है, जो बिंदु B पे रखा हुआ है R दूरी पर, उससे गुजरने वाला हमने क्या कर लिया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। क्लियर है? कुछ पूछना है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब गॉसियन पृष्ठ खींचा है तो गॉसियन पृष्ठ के लिए मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ और यहाँ पर इस बिंदु पर मैं एक छोटा सा स्मॉल सा अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA लेट कर ले रहा हूँ। और इस dA के कारण भाई जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? तल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये क्या है? क्षेत्रफल परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। क्लियर है? कुछ पूछते हैं तो हाँ लेट कर लो कि माना क्या चीज़, एक बिंदु आवेश स्मॉल Q है
व Q से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य आवेश एक अन्य आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, और क्या मान ले रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव डी है। क्षेत्रफल अवयव क्या है, एक डी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल अवयव डी है तो यहाँ से गुजरने वाला, किससे, डी से गुजरने वाला हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ पे से क्षेत्रफल अवयव डी से गुजरने वाला फ्लक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल अवयव डी से गुजरने वाला फ्लक्स। आपको फ्लक्स पता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी ए। अब चूंकि यहाँ पे डी ए है, स्मॉल अवयव है, तो वहाँ पे मैं डी फाई कर ले रहा हूँ स्मॉल सा। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए होता है क्या है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। डी फाई इसको क्या होता है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल की, तो जो इस आवेश यानी ये प्लस क्यू जो आवेश है, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई व डी ए के बीच, ई व डी ए समांतर है, या फिर कह सकते हो कि दिशा एक ही है। ई व डी ए क्या है, समांतर है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो डी फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डी फाई कितना आ गया, डी फाई आ गया ई डी ए। डी फाई क्या आ गया, ई डी ए। भी इंटीग्रेशन ही लगा रहा हूँ मैं, ऐसे कर दे। डी फाई क्या आ गया, ई डी ए। यानी अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू डी ए आ गई। ठीक है, हमें इससे से मतलब नहीं है, पूरे पृष्ठ से मतलब है। तो हम संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, कुछ नहीं करना है, जो पुराना फ्लक्स है, छोटा सा अवयव डी है, उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी छोटी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा टोटल हो जाता है। यहाँ लिमिट लगा दीजिए, लिमिट में आप ऐसे कर दीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दो फ्लक्स की, डी फाई की कितनी है, ई डी ए। तो ई इंटू डी ए, तो यहाँ ई तो कांस्टेंट होगा, ई को बाहर निकाल दीजिए, और डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अगर हम इस क्षेत्रफल का इंटीग्रेट करेंगे तो अगर इतने का इंटीग्रेट करें तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरे गोले का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरे गोले का क्या होता है, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करें पूरे गोले का क्षेत्रफल, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय को यूज़ करेंगे। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस जी कहते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं गॉस जी, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण सेकंड, अगर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की बात करें, फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालो, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये आर स्क्वायर नीचे आएगा तो आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी किसकी वजह से, इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। क्लियर है। अब बताइए कि ये जो आवेश है क्यू नॉट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो क्यू नॉट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, एक बल लगेगा अगर कोई आवेश
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चलता है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, फोर्स होता है उस पर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू नॉट पर, क्या चीज़, क्यू नॉट पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, ई के कारण लगने वाला बल, वो आपको पता है कितना होता है, आप लोगों को पता होगा, F इजक्वल टू क्यू इंटू ई। क्या होता है, F इजक्वल टू क्यू इंटू ई। तो F, ये Q कौन सी वैल्यू है, Q नॉट है, इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको ढंग से लिखें तो हमको मिलेगा F इजक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस Q नॉट को यहाँ भेज दें तो Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या, कूलाम का नियम ही तो है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, तो हम लिख देंगे यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में होगा। पहले मैंने क्या किया, माना लेट किया, एक आवेश है, इससे r दूरी पर एक अन्य आवेश है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र को हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस की प्रमेय, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ खींचकर हमने एक छोटा सा अवयव डी मान लिया, वहाँ से हम लोगों ने पहले क्या निकाला, फ्लक्स निकाल दिया। उस फ्लक्स को गॉस की प्रमेय से क्या कर दिया, कंपेयर किया, और कंपेयर करके हमको जो फॉर्मूला मिल गया, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस पर इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा जो कि F इक्वल टू क्यू नॉट ई के बराबर होगा। क्या होगा, क्यू नॉट ई के बराबर होगा। और जब ई की वैल्यू रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कूलाम का नियम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। सॉरी, हटा दूँ, हटा दूँ, चलिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, आप लोग रिवाइज कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गॉस की प्रमेय लिखिए, है ना, गॉस की प्रमेय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गॉस की प्रमेय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। गॉस प्रमेय क्या है और इसे सिद्ध कीजिए। क्या करना है, इसे सिद्ध करना है, यानी जो वैल्यू है वो हमें लेकर आनी है किसी भी तरह, ठीक है। चलिए, तो गॉस की प्रमेय तो आपको पता ही है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, आपकी गॉस की प्रमेय है। क्या है, गॉस की प्रमेय है। क्लियर? चलिए, इसको हम लोगों को प्रमेय प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लें।
देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई भी बंद पृष्ठ ले लीजिए, कोई भी ऐसे ही रैंडमली, ये हमने एक रैंडमली क्या ले लिया, एक बंद पृष्ठ लिया और उसमें यहाँ पर एक आवेश Q ले लिया, एक बिंदु O है और वहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक आवेश Q रख लिया, प्लस Q आवेश, और इससे R डिस्टेंस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिया मैंने, dA ले लिया। ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव dA, ठीक है। और इस क्षेत्रफल अवयव dA के कारण यहाँ पर जो घनकोण बन रहा है वो क्या है, dW है। घनकोण आप लोगों को पता है, ठीक है, किसी पृष्ठ के कारण, किसी पृष्ठ के कारण उसके केंद्र पर जो बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। तो ये क्या है आपका घनकोण है, इसका क्षेत्रफल अवयव परपेंडिकुलर dA इस तरफ रहेगा, ठीक है, क्लियर है। इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो ये कुछ है, कुछ थीटा बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस आवेश के कारण एंगल dA से थीटा बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे कि माना एक आवेश Q है, किसी बंद पृष्ठ में आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या है, क्षेत्रफल अवयव dA है, ठीक है। तो उसको मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सिंपल सा, तो हम क्या करेंगे, इस dA पर, ठीक है, इस क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या चीज़, फ्लक्स। तो फ्लक्स आपको पता ही है भाई, क्षेत्रफल में डी फाई लो, डी फाई लोगे तो E डॉट dA, ये फॉर्मूला है नॉर्मल, ठीक है। तो E डॉट dA, तो E dA कॉस थीटा हो जाएगा भाई, एंगल कितना है बीच में, एंगल है थीटा, लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट किया है, तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E dA कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आवेश Q है, तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, आपको पता है, किसी आवेश R के कारण, किसी आवेश Q के कारण R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपको पता है, वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ये होता है। हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फ्लक्स की वैल्यू में रख देंगे, तो डी फाई कितना हो जाएगा, डी फाई उसको हो जाएगा E इंटू dA कॉस थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और dA, एक मिनट, Q अपॉन R² इंटू dA कॉस थीटा, ये हो गया डी फाई। इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब ये डी फाई है क्या, इस क्षेत्रफल अवयव dA से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स इसको लिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू रख दो, डी फाई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² इंटू dA कॉस थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको निकाल लो, उसको इंटीग्रेशन तो होना नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, एक मिनट इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो, ये आपने निकाल लिया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dA कॉस थीटा, Q इंटू dA कॉस थीटा अपॉन R²। अगर हम बात करें, अगर आप लोगों ने घनकोण पढ़ा है, क्या पढ़ा है, घनकोण, इसी चैप्टर में है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो डी ओमेगा होता है,
डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए, मैं ये दे रहा हूँ चूंकि क्यों, और ये जो वैल्यू है वो डी ओमेगा की वैल्यू है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है डी ओमेगा की। किसकी वैल्यू होती है? डी ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। क्यू को बाहर ले लो, डी ओमेगा। अब क्या होता है कि अगर इस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करें तो ये पूरा एंगल हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ की बात करें तो इतना सा एंगल है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, पूरा का पूरा, यानी वो 4π के बराबर होता है। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की बात करें तो वो होता है 4π के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4π कर देंगे, यानी q अपॉन 4πε0, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो हमें लास्ट में जो मिल रहा है, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन में केवल क्या बचा हुआ है, ε0। और यही क्या है, यही क्या है आपका गॉस की प्रमेय है। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। बोलिए आया समझ में आ नहीं आया? एक बंद पृष्ठ लिया, उसमें एक मान लिया कि आवेश क्यू है, उससे r दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव dA मैंने लेट कर लिया। ठीक है, उस क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला जो कि d फाई इक्वल टू EDA cos थीटा होगा। चूंकि दोनों की दिशाएं नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ इसके कारण यहाँ पर आप क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। वो आपको पता ही है फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε/q/r²। ठीक है, ये वैल्यू हम इस फ्लक्स की वैल्यू में रख देंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू EDA cos थीटा होता है। तो E का मान रखो 1/4π/q/r² DA cos थीटा। क्लियर है? अब ये आ गया डी फाई, लेकिन हम क्या निकालना चाह रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से निकालना चाह रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी फाई। तो इंटीग्रेशन 1/4πε0 डी फाई का मान रख दो पूरा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो हमें एक वैल्यू मिल रही है डी क्यू और DA cos अपॉन r²। इसको मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो डी ओमेगा से मिल रही है। ठीक है, तो ये डी, इसको मैंने क्या कर लिया, डी ओमेगा कर लिया मैंने। तो डी ओमेगा का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 4π के बराबर हो जाएगा। 4π क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने पर जो हमें लास्ट में जो वैल्यू मिल रही है वो फ्लक्स इक्वल टू q अपॉन ε0 मिल रही है, जो कि क्या है, गॉस की प्रमेय। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लें। कुछ कटा नहीं, सही है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? हटा दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक है, एक समान आवेशित आचालक समतल प्लेट, क्या चीज, समतल प्लेट के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। तो गॉस की प्रमेय तो डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक समान आवेशित आचालक प्लेट, तो समतल प्लेट बना लीजिए, एक आचालक समतल प्लेट, तो ये है आपका, इसको मैंने बना लिया एक समतल प्लेट। ठीक है, और इसको चार्ज दे दिया मैंने, प्लस चार्ज दे दिया, जो कि यूनिफॉर्मली क्या हो गया, पूरे प्लेट पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब इसके कारण किसी भी बिंदु पर, इसके निकट, तो निकट पे मैं एक बिंदु मान ले रहा हूँ P। ठीक है, इस बिंदु को क्या मान लिया हम लोगों ने, P मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से इस बिंदु P से गुजरने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो जितनी दूरी यहाँ से इसकी है उतनी ही दूरी पर हम यहाँ पर भी एक बिंदु ले रहे हैं P डैश। क्या ले रहा हूँ मैं, P डैश, और एक यहाँ पर एक बेलनाकार, क्या चीज़, बेलनाकार है ना, इस बिंदु पृष्ठ से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच रहा हूँ मैं, जो कि इस समतल पृष्ठ से पास गुजर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक r दूरी पर, एक r डिस्टेंस पर मैंने क्या कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ये एक बेलनाकार, ये बिंदु P है, और ये क्या है, P डैश है, ये P है, एक P डैश है। ठीक है, ये मैंने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। इसमें कुछ पूछना है तो मान लो, क्या चीज़ माना, क्या माना, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला। ठीक है, ये मान लिया। दूसरी चीज़ मैंने क्या मान ली, दूसरा चीज़ ये मान लो कि इस पे जो आप पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्या चीज़ है, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, वो सिग्मा है। वो क्या है, सिग्मा, और वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन A के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, Q अपॉन A के बराबर होता है। उसे मैंने आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लिया। ठीक है, तो इस पृष्ठ पर इस घनत्व से, इस डेंसिटी से क्या हुआ है, जो आवेश है वो डिस्ट्रीब्यूट है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन A। ये दो चीज़ मैंने लेट कर ली। ठीक है, वह क्या, वो और क्या लेट कर लो, क्षेत्रफल अवयव DA लेट कर लो। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, एक क्षेत्रफल अवयव DA यहाँ पे मान ले रहा हूँ। ठीक है, जिसके कारण इसकी DA की दिशा इधर रहेगी, और सममित के कारण बिल्कुल सेम टू कॉपी यहाँ पे DA रहेगा। ठीक है, क्लियर है, और इसके कारण ये प्लस चार्ज है भाई, अनंत बहुत फैला हुआ समतल प्लेट है। ठीक है, तो इस पर जो चार्ज होगा, सॉरी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी क्या होगा, इसके समांतर होगा। वो यहाँ पे क्या होगा, इसके समांतर होगा। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। इस गॉसियन पृष्ठ पे एक पृष्ठ और है भाई, दो पृष्ठ है, एक तो समतल पृष्ठ हो गया ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसका जो ये वक्रीय पृष्ठ है, क्या है, वक्रीय पृष्ठ। तो वक्रीय पृष्ठ पर भी मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक क्षेत्रफल अवयव DA मान ले रहा हूँ, जो कि क्या होगा, आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसको हमने लेट कर लिया। क्लियर है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय यूज़ करना है, तो सिंपल से हमें कुल फ्लक्स निकालना ही निकालना है। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करना। तो पहला काम लोग वही करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ है ये है। तो दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक चीज़ मान लो कि समतल पृष्ठ, समतल व वक्रीय पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA है। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है। मान लो ऐसे लाइन में, कई लाइनें माना मना कर लो, या फिर एक साथ खुबरे सारे लिखने से शॉर्ट में भी लिख लो, बिल्कुल शॉर्टकट में, है ना, ऐसे लिख लो।
ये भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमको क्या निकालना है, समतल पृष्ठ निकालेंगे कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, d∅1 मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, d∅1, ठीक है, क्योंकि अभी गोलीय पृष्ठ से निकालना होगा, तो d∅1 मान ले रहा हूँ। तो d∅1 कितना हो जाएगा, d∅1 आपका हो जाएगा भाई इधर की ओर, ठीक है, E है तो E dA, ठीक है, E dA cos थीटा, या फिर डॉट कर ले रहा हूँ मैं पहले, और प्लस E डॉट dA, दोनों सेम ही है, ठीक है। E डॉट, क्योंकि सममित है ना, सममित है, ठीक है, इसलिए E डॉट dA। तो सिंपल सी बात है कि चूंकि dA व E दोनों क्या हैं, समांतर है। क्या है, समांतर है। या फिर कैसे रख सकते हो कि दिशा एक ही है, किसकी, आपके DA और E की, DA व E दोनों समांतर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d∅1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E dA cos थीटा होता है, तो उसके स्थान पर 0 कर दे रहा हूँ। यहाँ भी E dA cos थीटा, लेकिन मैं cos 0 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो E dA प्लस कितना हो जाएगा, E dA, तो कितना हो जाएगा, 2E dA हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2E dA हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है। ये क्या आ गया आपका, d∅1 आ गया। क्या आ गया, d∅1। अब क्या, वक्री पृष्ठ से, किससे, वक्री पृष्ठ से, तो गॉसियन पृष्ठ के बेलनाकार लिख लो चाहो तो, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब यहाँ पे देख लो, इसकी बात, ये वक्रीय पृष्ठ है, तो वक्रीय पृष्ठ से इसका DA किधर है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर रहेगी, इधर। इस बार कितना है, 90 है, ठीक है। तो निकाल लो, फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा d∅2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा E dA cos थीटा। E dA का जाएगा cos थीटा, और थीटा कितना है, 90 है, तो E dA cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। यानी हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो वक्रीय पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या कर लेंगे, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकाल लेंगे, ठीक है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वो कैसे निकालोगे, फ्लक्स और इंटीग्रेशन ऑफ d∅1 प्लस d∅2। d∅1 है कितना, E dA है, तो रख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2E dA प्लस क्या, 0। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका है, सिर्फ हमें 2E dA करना है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा 2E बाहर ले लो, और ब्रैकेट में क्या, dA। तो आप ये जान लो कि मान लो, लेट कर लो कि यहाँ पर जो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। क्या है, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। यहीं पे आप लेट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू कितना, A। यहाँ पे आप लिख लीजिए, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू कितना, A, ठीक है। क्लियर है। तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स आ गया 2E × A आ गया। क्या आ गया, फ्लक्स को 2E × A आ गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस की प्रमेय। क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। और आपको ये पता है सिग्मा इक्वल टू QA। तो चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, QA होता है, तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा,
फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप निकालें तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए आ जाएगी। तो Q इज इक्वल टू जे, बिकॉज Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड मान लो। इस फ्लक्स को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस फ्लक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों ही फ्लक्स हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। तो 2EA इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो वी आर गेटिंग E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी समतल पृष्ठ के निकट, किसी समतल पृष्ठ के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी समतल पृष्ठ का जो वैद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इस टर्म में कहीं भी R नहीं आया है। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केवल उधर डी इज इक्वल टू 0 कटा है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? सॉरी यार, फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए हैं। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल पृष्ठ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गोले का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका खंड दा में आ जाएगा। खंड सा में ही आपका आ रहा है अनंत लंबाई का, उसको कर लेते हैं। हटा दो। मेहनत करते रहें आप लोग, बस लास्ट की जो पढ़ाई होती है बहुत मायने रखती है। जितने अच्छे से, जितनी स्ट्रेटजी से, और कम 5-6 मॉडल पेपर जरूर कर लें या अनसॉल्व। फिलहाल तो मैं करवा ही रहा हूँ, यह क्या है, अनसॉल्व ही है। सारे क्वेश्चंस कहाँ के हैं, अनसॉल्व PYQs। तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने भी मैं करवा रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपका आराम से बहुत इजी वे में आपका 85-90 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, खंड सा का लास्ट क्वेश्चन। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त करो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करें, फिर आज नहीं करेंगे क्योंकि शोरगुल और होने लगेगा, वैसे भी हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, अनंत लंबाई का, कोई अनंत लंबाई का क्या है, सीधा तार है। तो अनंत लंबाई का एक सीधा तार बना लीजिए। ये क्या है, एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, ये है। ठीक है, इसके निकट कहीं भी r डिस्टेंस पर एक बिंदु P ले लो, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे, इस बिंदु से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे R। जो भी गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं वो सममित होना चाहिए, चारों तरफ उसके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने प्लस चार्ज दे दिया, जो कि इसके ऊपर क्या हो गया आपका, ये पूरा कवर कर रहा है, इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अनंत लंबाई की है, चला गया अनंत लंबाई। ठीक है, चलिए सिंपल जैसे भी मैंने किया था, बिल्कुल सेम टू कॉपी वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ प्लेट कर लोगे क्या चीज़, माना क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। क्या है,
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है, पृष्ठ। दूसरा क्या मान लो, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश, क्योंकि एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए रेखीय। अगर पृष्ठ में होता है तो क्षेत्रफल, और अगर क्योंकि क्यूबिक में होता है तो आयतन वाला होता है, ठीक है, आयतन पृष्ठ घनत्व आप लोगों को पढ़ा होगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे सॉरी एल, ठीक है, लेंथ है ना, लंबाई एल, इसलिए इसकी लेंथ है एल मान लो, ठीक है। बेलनाकार जो उसकी लेंथ है वो एल, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, उसी को मैंने मान लिया एल। क्लियर है, कुछ पूछना है, चलिए। और क्या, एक बिंदु पी पर गॉसियन पृष्ठ के समतल व वक्रीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डी मान लिया। इतनी चीज़ें मान ली, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व मान लिया, क्षेत्रफल अवयव डी मान लिया। एक डी आप यहाँ पे ले लें, ऐसे यहाँ पे एक डी ले लें, ठीक है, और एक डी यहाँ पे ले लें। यहाँ पे डी इधर रहेगा और इसके कारण यहाँ पर डी परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहाँ पे रहेगा, प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी बिल्कुल सेम टू कॉपी ऐसे ही था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, आप वक्रीय निकाल लो फिर समतल निकाल लो, ठीक है। वक्रीय पृष्ठ, समतल गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठों से, वक्रीय पृष्ठों नहीं, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको मैं अगेन वो d∅1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई डी डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, d∅1 कितना हो जाएगा, d∅1 विल बी ई डी ए कॉस थीटा, क्या चीज़, ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ बिंदु P पर जो डी ए व ई है वो क्या है, समांतर है, चूँकि डी ए व ई एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समांतर है, वह दिशा क्या है, समान है, इसलिए थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हुआ तो d∅1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई डी ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 का मान आप लोगों को नहीं पता है कि पता है, वो कितना होता है, 1 होता है। तो d∅1 जो है वो हो जाएगा तुम्हारा e इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, e इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है, ये आगे डिफाइन इंटीग्रेशन करना चाहो यहीं पे कर लो या फिर बाद में कर लो, एज यू विश, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो कि पूरे किसके वक्रीय पृष्ठ, संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से कर सकते हो, संपूर्ण या फिर 2 टाइम्स जाएगा, फायदा क्या, एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए d∅1 कितना जाएगा, ई डॉट डी ए, इसको ऐसे छोड़ दो। अब हम लोग क्या करें, समतल पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, d∅2 इक्वल टू एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ सेम टी कॉपी क्या कर देंगे हम लोग, ई डॉट डी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी हो जाएगा। यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा। तो समतल लिख दो, समतल पृष्ठ पर ई वेक्टर ई व डी ए क्या है, परस्पर लंबवत है। मार्कर थोड़ा हल्का सा हो रहा है, और कोई मार्कर,
दिख रहा है आप लोगों को? चलिए लंबवत, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ लंबवत है, तो d/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, d/2 इक्वल टू हो जाएगा EDA cos 90 और EDA cos 90 का मान 0, वो भी 0, तो d/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d/2 कितना हो जाएगा, 0। अब संपूर्ण फ्लक्स निकाल लो, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स तो जाएगा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, राइटिंग थोड़ा सा मैं स्पीड लिखने के चक्कर में गड़बड़ हो रही है, तो आप लोग मेरी वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d/1 प्लस d/2, ठीक है। तो भाई वो तो 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ गया, EDA E इंटू DA, ये आ गया फ्लक्स, ठीक है। ये क्या आ गया, फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, फ्लक्स इक्वल हो जाएगा E बाहर निकाल लो और DA। अब इसका हमें क्या करना है, E, ठीक है। स्पेस कहाँ पे है, यहाँ कर दूँ, चलिए यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू ED हो गया। तो फ्लक्स इक्वल टू, अगर E की बात करें तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, वो क्या होता है, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh। यहाँ h क्या है, L है, तो क्या हो जाएगा 2πr इंटू L, कितना हो जाएगा 2π इंटू R इंटू L। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q का मान निकालो, जहाँ मैंने माना था, ये देखो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ब्रैकेट में बिकॉज Q इज इक्वल टू लैम्डा L। क्लियर है, तो स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से L क्या हो गया, कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया। यानी R के बढ़ने से इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। तो अगर इसका ग्राफ बनाइए आप लोग, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप का, ये R और ये क्या है, E है। क्लियर है। तो ये हो गया एक अनंत लंबाई की तार के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। दूसरा खंड का भी प्लान था, लेकिन शोरगुल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसको यहीं पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं और स्पीड में और जल्दी से वीडियो को अपलोड कर सकूँ। मेरी प्लानिंग यही है कि सारे PYQs कर दूँ। इन द लास्ट एक आध मॉडल मैं खुद का बनाऊँगा और सॉल्व भी करूँगा, जिसके चांसेस रहेंगे कि हाँ 85% क्या हो जाए, फंस जाए, 90% फंस जाए उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मोटिवेट करते रहें मुझे, किस तरह, लाइक और शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू फॉर टुडे।